हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में कि डॉट नेट कोर में इंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है और कैसे यूज उसको करते हैं। तो उस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सुशील कुमार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज हम इंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में देखेंगे और इसको स्टेप्स बाय स्टेप्स देखेंगे, डिटेल्स में सारा चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है कि व्हाट इज इंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो इंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है एक ओपन सोर्स लाइटवेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ओआरएम है। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होता है। ये ये जो होता है वो वर्क्स विद डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ एक काम करता है। यह एक सिंप्लीफाइड डेटाबेस इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं तो आप क्या करते हैं कि डेटाबेस के साथ जब भी आपको इंटरेक्शन करना होता है तो आप डेटाबेस के सारे क्वेरी वगैरह लिखते हैं, टेबल्स बनाते हैं, सारा चीज़ डेटाबेस लेवल पे करते हैं। लेकिन वही काम आप अपने डॉट नेट कोर के एप्लीकेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं और उसके बेस पे क्या होगा कि आपका के बेस पे आपका टेबल क्रिएट होगा। जैसे सिंप्लीफाइड डेटाबेस इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट्स। जो आपके क्लास हैं मीन्स की ऑब्जेक्ट जो इंटिटी हैं आपके एप्लीकेशन में जो इंटिटी हैं, इसको मैं डिटेल्स में प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो जो हमारे इंटिटी हैं, इंटिटी क्लास जो होता है वो हम इंटिटी बोलते हैं उसको, और जो क्लास हम बनाते हैं सेम उसी टाइप का हमारा टेबल्स क्रिएट होता है। तो बोलता है कि सिंप्लीफाइड डेटाबेस इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट्स। जो आपके क्लास है उसके साथ जो इंटिटी है उसके साथ डेटाबेस का इंटरेक्शन ये आसान कर देता है। इलिमिनेट्स कॉम्प्लेक्स सिक्वल क्वेरी। इस सिक्वल क्वेरी जो आप लिखते हैं उसको आसानी से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप अपने डॉट नेट कोर में भी लिंक्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो इंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है कि एक ओवरऑल क्या होता है कि डेटाबेस का इंटरेक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी से इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको क्वेरी वगैरह सिक्वल में लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप इसके साथ कर सकते हैं। कोई आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने, ओपन करने की, क्लोज करने की, ये सारे करने की जरूरत नहीं है। ये सारा ये हैंडल खुद से करता है। कहता है कि व्हाट इज ओआरएम। ओआरएम जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या होता है कि जब आप डेटाबेस पे काम करते हैं, जब सिक्वल में काम करते हैं, माई सिक्वल में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आप सारे टेबल्स बनाते हैं, आप प्रोसीजर बनाते हैं, आप व्यू बनाते हैं, वहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। लेकिन आप जब डॉट नेट कोर के साथ जब काम करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्वल के लिए कोई क्वेरी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप उसके लिए टेबल्स नहीं आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टेबल के बेस पे यहाँ पे क्या करेंगे कि जो जितने भी जो आपके पास टेबल्स हैं जो डेटाबेस में जो आपके प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं, उस टेबल का आप क्या करेंगे कि सेम क्लास जनरेट करेंगे। वहाँ पे क्लास के अंदर सारे प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी वही होगा जो आपके टेबल में जिस नाम से आपको कॉलम रखना है, तो उस नाम से आप यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए। और उस क्लास के बेस पे आपका क्या करेगा कि डेटाबेस बनेगा। तो यहाँ बोलता है कन्वर्ट्स डेटाबेस टेबल्स इनटू सी शार्प ऑब्जेक्ट। अब बोलता है यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि जब आप इस पे आप काम करेंगे तो यहाँ पे दो होता है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच काम करते हैं और कोड फर्स्ट अप्रोच काम करते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि कन्वर्ट्स डेटाबेस टेबल्स इनटू सी शार्प ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो टेबल्स आपके हैं, यहाँ पे अगर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहा है तो इसमें क्या है कि जो टेबल्स में डेटाबेस में जो आपके टेबल्स हैं, जितने भी आपने टेबल्स डिफाइन कर रखा है, उसको क्या करेगा कि ये ओआरएम क्या करता है कि उसको आपको सी शार्प क्लास में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स कि जो टेबल्स है उसको एज ए करस्पॉन्डिंग आपको सी शार्प टेबल्स क्लास बना के दे देगा। उसको सी शार्प ऑब्जेक्ट बोल रहा है। बोलता है ऑटोमेट सिक्वल क्वेरी जनरेशन। ये क्या करता है कि इंटरनल क्या करता है कि सिक्वल क्वेरी जनरेट करता है। जब भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, कुछ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ क्वेरी परफॉर्म करेंगे, जैसे डेटा गेट करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, तो ये सारे जो इंटरनल क्वेरी जो मैनेज होता है, जो क्वेरी जनरेट करता है वो इंटरनल, वो ओआरएम का काम होता है। वही होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रिलेट कर देता है टेबल के साथ, क्वेरी के साथ। तो यह है ऑटोमेट सिक्वल जनरेशन। ओआरएम इंटरनल सिक्वल क्वेरी वगैरह जनरेट करता है। रिड्यूस मैनुअल डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन
जो हम करते हैं, जो मैनुअली जो हम लिखते हैं कि जैसे इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखा, अपडेट के लिए क्वेरी लिखा, डिलीट के लिए क्वेरी लिखा, कुछ डेटा फेच करना है तो उसके लिए क्वेरी लिखा, तो जो हम वो सारे मैनुअली जो ऑपरेशन करते हैं वो सारा ऑपरेशन खुद से ओआरएम हैंडल करता है। कि जैसे आपने उसमें सिंपली जब आप इसको डिटेल्स में जब मैं आगे बढ़ताऊंगा तो वहाँ पे सारे देखेंगे कि बहुत सिंपली तरीके से इंटिटी डॉट अपडेट, इंटिटी डॉट ऐड, तो इस तरह करके हम नॉर्मली एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम डेटाबेस में क्रूड ऑपरेशन जो होता है, क्रिएट अपडेट डिलीट ऑपरेशन जो होता है, वो हम बहुत इजी वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं। कहता है इम्प्रूव डेवलपर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, जब इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना है, अपडेट स्टेटमेंट लिखना है, डिलीट स्टेटमेंट लिखना है, या डेटा फेच करने के लिए क्वेरी लिखना है, तो उसमें क्या है कि आप बहुत सिक्वल में वो सारे क्वेरी आप लिखते हैं, बहुत सारा क्वेरी वहाँ पे आपको लिखना होता है। उसको क्या कर देता है कि ये बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। आपको हर जगह डेटाबेस की कनेक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सारा ही खुद से हैंडल कर रहा है। क्वेरी जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म क्वेरी है, जो क्योंकि आप जब अपने एप्लीकेशन में काम करेंगे तो डेटाबेस ऑलरेडी जो डेटा होता है वो आपके किसी न किसी ऑब्जेक्ट में मैप होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। तो आप बस ऑब्जेक्ट को एज ए मैप करिए अपने इंटिटी के साथ, और सिंपली उसको पास कर दीजिए, तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो सारा जो काम होता है वो ओआरएम प्रीडिफाइंड बहुत सारे ऐसे मेथड्स देता है, बहुत सारी चीज़ें इसके पास होती हैं जिसका यूज करके आप बहुत ही सिंपली तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये होता है इम्प्रूव्स डेवलपर प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होगा कि जितना, क्योंकि सारे प्रीडिफाइंड मेथड हैं तो इसमें डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको डेटाबेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहने की जरूरत नहीं होता, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओआरएम का यही काम होता है कि जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर्स है, डेटा है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको सिसर्प के साथ आपके प्रोजेक्ट के साथ मैप करना और उसके साथ वो क्वेरी वगैरह परफॉर्म कराना। वाई यूज ओ आर एम एंड एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स। देखिए, क्यों यूज करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ओ आर एम और एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करें। तो यह है कि सिंप्लीफाइज डेटा एक्सेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है और ये आपको परफॉर्मेंस ये बेटर करता है। रिड्यूस रिपीटेटिव कोड। अब सीक्वल के साथ करेंगे तो वहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखना है, अपडेट क्वेरी लिखना है, डिलीट क्वेरी लिखना है, तो वो हर जगह पे ज़्यादा क्वेरी आपको लिखने की जरूरत है। उसकी कहता है कि यहाँ पे क्या करता है कि रिपीटेटिव जो कोड है जिसको आपको बार बार लिखने की जरूरत है वो इसको कम कर देता है। सपोर्ट लेजी लोडिंग एंड कैशिंग। इसमें क्या है, लेजी लोडिंग को ये सपोर्ट करता है। लेजी लोडिंग क्या होता है इस पे भी हम डिटेल्स में देखेंगे, बट एक ओवरऑल बता दूं कि जब आप डेटा लोड करते हैं तो जो डेटा, जो जितना डेटा आपको चाहिए होता है उतना ही डेटा ये लोड होता है लेजी लोडिंग में। इसके बाद जो और डेटा चाहिए तो वो डेटा लोड करे। जैसे मान लीजिए कि एक यूजर्स है, यूजर के अंदर एक एड्रेस टेबल्स है, मीन्स कि उसके एक यूजर के मल्टीपल्स एड्रेस हैं। अब आपको डेटा चाहिए सिर्फ यूजर का, आपको एड्रेस का डेटा नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ यूजर का डेटा गेट करेंगे, आप एड्रेस का डेटा गेट नहीं करेंगे। इसको डिटेल्स में हम लेजी लोडिंग जब बताएंगे तो उस टाइम पे हम बताऊंगा, मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। तो उस टाइम पे जब हम जरूरत होता है तो यूजर का डेटा गेट कर लिए, जब जरूरत हुआ तो उससे रिलेटेड एड्रेस का डेटा गेट कर लिए। जरूरी नहीं है कि यूजर और एड्रेस दोनों अगर एक साथ इंटरेक्ट हैं, एक टेबल के साथ जब लिंक हैं, तो उसको जरूरी नहीं है कि दोनों को एक ही साथ में डेटा को गेट करें। तो लेजी लोडिंग में होता है कि जब आपको जितना डेटा की जरूरत हो उतने डेटा को लोड करेगा। एक कैशिंग मैनेज करता है, कैशिंग भी करता है जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये बोलता है इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी विथ ट्रांजेक्शंस। कहता है कि जो आप ट्रांजेक्शन होता है वो डेट ये मैनेज करता है। मतलब मान लीजिए कि आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और कुछ क्वेरी फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पार्सली डेटा सेव करेगा, वो डेटा को मैनेज करता है। इसके पास सारी चीज़ें होता है, आप ट्रांजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं इसमें सारा चीज़ें, कि एक बल्क में एक में अगर 5 टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा को मैनेज करे। ऐसा नहीं है कि वो 2 टेबल में इंसर्ट कर दे, 3 टेबल को छोड़ दे। तो वो डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज करता है, मतलब कि आपके जब भी डेटा कुछ इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कुछ परफॉर्म करेंगे तो श्योर करता है कि जो आपकी क्वेरी है वो सारा क्वेरी एग्जैक्ट चले, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई पार्सली डेटा अपडेट डिलीट इंसर्ट ना हो। तो ये इंश्योर करता है। तो ORM से ये भी फायदा है। अब होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डेवलपमेंट अप्रोच। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में
डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है। तो इसमें दो अप्रोच होता है, एक पहला होता है कोड फर्स्ट अप्रोच, सेकंड होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि पहले आप सी शार्प के सारे एंटिटी क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, और उसके बेस पे हमारा टेबल्स क्रिएट होता है। जैसे यहाँ बता रहा है कि इन द कोड फर्स्ट अप्रोच डेवलपर डिफाइंस सी शार्प क्लास, इसमें सी शार्प का क्लास डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट डेटाबेस इंटिटीज, डेटाबेस इंटिटीज मीन्स टेबल्स, जो हमारे टेबल्स होते हैं। तो टेबल जिस तरह का टेबल होता है उसी तरह का हम पहले सी शार्प में सारे क्लास बनाते हैं, क्लास में प्रॉपर्टी बनाते हैं करस्पॉन्डिंग टू टेबल के कॉलम। तो इसमें है कि सी शार्प क्लासेस रिप्रेजेंट डेटाबेस एंटिटी एंड एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जनरेट्स द डेटाबेस स्कीमा, मीन्स कि जो हमारा क्लास होता है उसके बेस पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या करता है कि जनरेट करता है डेटाबेस स्कीमा को, मीन्स कि डेटाबेस टेबल वगैरह को जनरेट कर देता है। इट ऑफर्स फुल कंट्रोल ओवर द डिजाइन, मेकिंग इट्स फ्लेक्सिबल फॉर इवॉल्विंग प्रोजेक्ट्स। कहता है कि ये पूरा उस पर कंट्रोल्स होता है कि वो डिजाइन कर सके उसके सारे डेटाबेस को, सारा चीज़ें। यूजिंग माइग्रेशंस स्कीमा updates are applied incrementally ensuring a smooth database versioning। मीन्स कि क्या है कि आप माइग्रेशन का यूज करके आप डेटाबेस में कोई भी चीज़ें के जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो कॉलम ऐड करना है या टेबल कुछ ऐड करना है, टेबल में किस तरह का मॉडिफाई करना है, तो उसमें क्या करेंगे आप अपने क्लास में मॉडिफाई करिए, सी शार्प के क्लास मॉडिफाई करिए, उसके बाद माइग्रेशन चलाइए। माइग्रेशन चलाने के बाद क्या होगा कि वो आपके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। मीन्स कि दोनों तरह मतलब आपका सी शार्प का जो क्लास है और डेटाबेस जो है वो दोनों सिंक रहेगा, मीन्स कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ही बोलता है कि यूजिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन का यूज करके हम स्कीमा को अपडेट कर सकते हैं जो हमारा है इंश्योरिंग स्मूथ डेटाबेस वर्जनिंग। इसमें डेटाबेस का वर्जनिंग हमारा स्कीमा जैसे जब माइग्रेशन करेंगे तो हर वर्जन का एक एक आपका फाइल बनते जाएगा, जिसे माइग्रेशन फाइल कहते हैं। उसी माइग्रेशन फाइल में वो सारा चीज़ें होता है जिसके थ्रू वो डेटा अपडेट करता है। तो ये होता है कोड फर्स्ट अप्रोच। मीन्स कि सिंपली कोड फर्स्ट अप्रोच कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है कि सबसे पहले इसमें हम सी शार्प का क्लास बनाते हैं और हम माइग्रेशन के थ्रू हम उससे टेबल डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। मीन्स कि कोड फर्स्ट अप्रोच में पहले सी शार्प कोड, उसके बाद डेटाबेस। सेकंड होता है हमारे पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि इसमें पहले हम टेबल बनाते हैं, अपने सीक्वल साइड पे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो सीक्वल है माई सीक्वल है जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल के बेस पे हम फिर क्या करते हैं कि हमारा सी शार्प क्लास वगैरह क्रिएट होता है। तो इसमें बोलता है कि द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज यूज्ड व्हेन अ डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तब यूज होता है जब आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट है। अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो आप चॉइस है आपकी कि आप पहले डेटाबेस क्रिएट करो फिर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से काम करो, या तो आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर लो कि पहले आप कोड सारा क्रिएट कर लो उसके बाद आप डेटाबेस क्रिएट कर लो। तो डिपेंड करता है, पर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होता है कि पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। एंड इंटिटी फ्रेमवर्क कोर जनरेट्स इंटिटी मॉडल्स फ्रॉम इट, मीन्स कि जो आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी है उसके बिहाफ पे इंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो होता है वो मॉडल्स को क्रिएट कर देता है। कहता है इट्स आइडियल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द डेटाबेस इज मैनेज सेपरेटली। कहता है कि ये उन प्रोजेक्ट के लिए सही होता है जिसमें डेटाबेस सेपरेटली मैनेज किया जा रहा है। मीन्स कि डेटाबेस की कोई अलग टीम है, वो डेटा उसका काम है डेटाबेस क्रिएट करना। बैकएंड डेवलपर का टीम है, वो उसका काम है कि एप्लीकेशन डेवलप करना, बैकएंड डेवलप करना। फ्रंट एंड अलग है, डेवलपर वो फ्रंट एंड मैनेज कर रहा है। तो अगर इस तरह की सेपरेट चीज़ें होती हैं, अगर सेपरेट टीम सेपरेट सेपरेट काम करती है, जैसे कि मेनली जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें इसी तरह का काम होता है, अलग अलग टीम अलग अलग काम करती है। बेसिकली नॉर्मली यही होता है कि डेटाबेस टीम डेटाबेस हैंडल करती है, बैकएंड टीम बैकएंड हैंडल करती है, फ्रंट एंड टीम फ्रंट एंड हैंडल करती है। तो यहाँ पे वही है कि ये उस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होता है जहाँ पे सेपरेट डेटाबेस टीम हैंडल किए जा रहा हो। हाउएवर स्कीमा चेंजेस रिक्वायर री स्कैफोल्डिंग। कहता है कि अगर इसमें किसी तरह का स्कीमा चेंज करते हैं, मीन्स कि डेटाबेस में अगर आपने कोई चेंजेस किया, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं कि क्लास में अगर हमें स्कीमा में कोई चेंज करना तो पहले हम अपने सी शार्प के क्लास में चेंज करते हैं, वहाँ पे फिर हम माइग्रेशन करते हैं और माइग्रेशन फिर क्या कर देता है कि वहाँ से डेटाबेस अपडेट मारते हैं तो हमारा डेटाबेस अपडेट हो जाता है। यहाँ पे ठीक उल्टा होता है।
स्कीमा में अगर कोई चेंजेस करना हो, मीन्स कि टेबल वगैरह में कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई रिमूव करना हो, तो पहले हम अपने डेटाबेस में चेंज करते हैं, उसके बाद फिर से उसको री स्कैफोल्ड करते हैं। री स्कैफोल्ड एक कमांड होता है, इसको हम देखेंगे, दोनों तरीके से हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तब आपको ज़्यादा वहाँ पे क्लियर होगा कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम स्कैफोल्ड करते हैं, और स्कैफोल्ड क्या करता है कि हमारे जो डेटाबेस में जो भी चेंजेस है उसके बेस पे हमारे क्लास वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि रिक्वायर्स री स्कैफोल्डिंग मेकिंग इट लेस फ्लेक्सिबल देन द कोड फर्स्ट अप्रोच फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। कहता है कोड फर्स्ट अप्रोच से थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल है, इतना मतलब पहले हमारे डेटा, अगर मान लीजिए सेपरेट सेपरेट टीम काम कर रही है, अब आपको डेटाबेस में कोई चेंजेस करने हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप पहले टीम से कनेक्ट करेंगे, टीम को बोलेंगे कि पहले आप टेबल में एक दो कॉलम ऐड कर दो, कॉलम रिमूव कर दो, या प्रोसीजर ऐड करना है तो प्रोसीजर ऐड कर दो। उसके बाद फिर जब वो काम कर लेगा तो फिर आप स्कैफोल्डिंग कमांड चलाएंगे, और उसके बेस पे आपके डॉट नेट कोर में आपके कॉलम्स वगैरह जो क्लास वगैरह होंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। लेकिन आप कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करेंगे, आपके पास पहले ही से सारा है, आप अपने कोड में करेंगे, सीधा माइग्रेशन अपडेट करेंगे, डेटाबेस अपडेट हो गया, तो वो लेक्स फ्लेक्सिबल है कोड फर्स्ट कोड फर्स्ट अप्रोच के कंपेयर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में होता है कि पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कोड फर्स्ट अप्रोच में पहले कोड क्रिएट करते हैं। बट डिपेंड करता है सिनारियो पे, सिचुएशंस पे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है। अगर डेटाबेस ऑलरेडी है तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर लीजिए, अगर डेटाबेस पहले से नहीं है तो आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर लीजिए। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे कि आप किस तरह का यूज करना चाहते हैं। अब इसमें होता है कि कुछ डेटाबेस प्रोवाइडर होते हैं। अब डेटाबेस प्रोवाइडर क्या होता है कि ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन का काम करता है, जिससे कनेक्शन वगैरह क्रिएट करना और उसके साथ कनेक्टिविटी करके सारे मैनिपुलेशन करना। तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस प्रोवाइडर हैं, जैसे सिक्वल सर्वर है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंटीटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सिक्वल सर्वर यूज करिए डेटाबेस प्रोवाइडर का, ये नुगेट पैकेज पे है। माई सिक्वल है, तो यहाँ पे माई सिक्वल का प्रोवाइडर्स है कि जैसे माई सिक्वल का हो गया, पोमिलो डॉट इंटीटी फ्रेमवर्क कोड डॉट माई सिक्वल, ये सारे नुगेट पैकेज से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आप डेटाबेस यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोवाइडर इंस्टॉल कर लीजिए। सिक्वल सर्वर के लिए है, माई सिक्वल के लिए है, सेम पोस्टग्रेस सिक्वल के लिए है, सिक्वलाइट के लिए है, मोंगोडीबी के लिए, ओरेकल के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोवाइडर इंस्टॉल करिए, फिर उसके थ्रू वो काम करेगा। यहाँ पे इंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्सेस इंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 मीन्स कि क्या था कि जो इंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो अभी लेटेस्ट है, और इंटिटी फ्रेमवर्क 6 समथिंग वर्जन जो प्रीवियस इंटिटी फ्रेमवर्क हम यूज करते थे जो पुराने वाले में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी जो इंटिटी फ्रेमवर्क कोर है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, मीन्स कि इस इंटिटी फ्रेमवर्क को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप लिनक्स हो गया, मैक हो गया, आप विंडोज हो गया। बेटर परफॉर्मेंस है, जो इंटिटी फ्रेमवर्क पुराना वाला था उससे कोर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मॉडलर और एक्सटेंसिबल है, इसको एक्सटेंस भी कर सकते हैं, सपोर्ट लेटेस्ट डॉट नेट वर्जन है ये। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। तो आज के आगे की वीडियो में हम देखेंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।